अंग और संस्थान किससे बनते हैं? मानव शरीर में कौन कौन से संस्थान हैं? यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव शरीर और अंग संस्थान। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रश्न ये बनता है कि जीवन प्रक्रिया क्या है? जीवन प्रक्रिया सजीवों के लक्षणों को प्रमुख रूप से करने वाली वे सभी जीवन आवश्यक प्रक्रियाओं को हम जीवन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी हम सजीवों के लक्षण में क्या क्या होता है? श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम जीवन प्रक्रिया अर्थात लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इन जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में कई इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और उन इंद्रियों के कार्य करने के विभिन्न सोपान होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, जिससे वह सामूहिक क्रिया पूर्ण होती है। तो निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करने वाले अंगों के समूह को हम अंग संस्थान कहते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भोजन का पाचन करना, श्वसन करना, रक्त परिवहन करना, तंत्रिका के कार्य, उत्सर्जन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, ये सभी कार्य शरीर में सुचारू रूप से हों, इसके लिए अलग अलग संस्थान हैं। जैसे पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान। ये सभी संस्थान अलग अलग कार्य करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर की जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा निर्मित कोशिका में होती है। अब कोशिका को घुलनशील अन्न और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा निर्मित के लिए। तो यह कार्य यानी ऑक्सीजन की पूर्ति श्वसन के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को होती है और घुलनशील अन्न रक्त परिवहन संस्थान के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम आज केवल श्वसन संस्थान के बारे में देखते हैं कि श्वसन संस्थान से कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और कैसे कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और वहां से अनुपयोगी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालते हैं। इन कार्य करने के लिए कौन कौन से अंग उपयोगी हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कई अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो उन अंगों को हम श्वसन संस्थान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण होता है बाह्य श्वसन अर्थात वही श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है? जैसे फेफड़ों के माध्यम से होने वाली निःश्वास और उच्छ्वास, ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। तो एकत्रित रूप से अगर एक निःश्वास और एक उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है तो उसे हम एकत्रित रूप से वही श्वसन कहते हैं। हम यहाँ पहले निःश्वास समझने का प्रयास करते हैं कि निःश्वास किसे कहते हैं। देखो, जब हम नाक के द्वारा हम हवा अंदर लेते हैं तो यह श्वसन नलिका के माध्यम से हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। इसी प्रक्रिया को हम निःश्वास कहते हैं। और जब फेफड़ों द्वारा ली हुई हवा से ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकाली जाती है, उस प्रक्रिया को हम उच्छ्वास कहते हैं। तो अर्थात जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वह निःश्वास है, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो वह उच्छ्वास है। इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? वही श्वसन। दूसरा चरण है
अंतः श्वसन। अंतः श्वसन क्या होता है कि जब शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को हम अंतः श्वसन कहते हैं। जैसे जब हमने श्वास अंदर लिया तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है, फेफड़े से कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक आता है और हम उसे उच्छ्वास के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, यह प्रक्रिया अंतः श्वसन कहलाता है। अब तीसरा चरण आता है कोशिका श्वसन। देखो, कोशिका श्वसन क्या होता है कि जब हम श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो वहां पर कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील पदार्थों का मंद ज्वलन होता है और उससे एटीपी अर्थात एडेनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जब यह ऊर्जा बनता है तो ठीक उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, यह एक अनुपयोगी पदार्थ तैयार होता है। इसी ऊर्जा के तैयार होने और अनुपयोगी पदार्थों के तैयार होने की प्रक्रिया को ही कोशिका श्वसन कहते हैं। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शरीर के कई अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे नाक, ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़े, श्वास पटल। इन सभी को सामूहिक रूप से हम कार्य करने को श्वसन संस्थान कहते हैं। अर्थात श्वसन संस्थान में ये सभी अंग एक साथ एक कार्य को पूरा करते हैं। तो हम इन अंगों की रचना और कार्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्वसन की प्रक्रिया में पहला अंग नाक। नाक के माध्यम से हम हवा अंदर लेते हैं और यह हवा नाक में स्थित बाल और चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उनसे छनकर हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। जब नाक से हवा अंदर ली जाती है तो आगे वह ग्रसनी के माध्यम से श्वसन नलिका से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। ग्रसनी आगे चलकर आहार नाल और श्वसन नलिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। श्वसन नलिका के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वह ढक्कन आहार नाल को बंद कर देता है और हमारी श्वसन की हुई हवा फेफड़े में पहुंचती है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आहार नाल से भोजन जाते समय वह ढक्कन श्वसन नलिका को बंद कर देता है ताकि हमारा भोजन श्वसन नलिका में प्रवेश न कर सके। श्वसन नलिका का शुरुआती हिस्सा स्वर यंत्र के कारण फूला होता है, जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। श्वसन नलिका दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा दाएं फेफड़े तो दूसरी शाखा बाएं फेफड़े की ओर जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में दो फेफड़े, एक दाएं और एक बाएं तरफ होते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वक्ष गुहा का बहुत सारा हिस्सा फेफड़े से ढक जाता है, जिसके कारण हृदय का पृष्ठभाग ढका हुआ होता है और हमें दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक फेफड़े में द्विस्तरीय आवरण होता है, जिसे हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं, जिसे हम वायु कोश कहते हैं। और इस वायु कोश के चारों ओर केश वाहिनियां फैली होती हैं, जो फेफड़े से जुड़ी होती हैं और रक्त परिसंचरण का कार्य और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान का कार्य इसी माध्यम से किया जाता है। इस समय
रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रथिन होता है, जिसे हम लौह युक्त प्रथिन भी कहते हैं। यह वायु कोश से न आने वाली ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अवशोषित करता है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प रक्त से वायु कोश में आते हैं और वहां की हवा में घुल जाते हैं। तो ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प रक्त से बाहर निकाल दिया जाता है, और यह इस प्रक्रिया यानी उच्छ्वास की प्रक्रिया के द्वारा बाहर चला जाता है। जब हमारे शरीर में, इसलिए कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अर्थात ब्लड से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करती है। श्वास पटल क्या है? जो हमारी छाती के पिजड़े के पिछले भाग, छाती में हमारा एक पिजड़े जैसा हिस्सा दिख रहा है, उसके पिछले भाग पे पेशियों से बना हुआ एक पर्दा होता है, इसे ही हम श्वास पटल कहते हैं। देखिए, श्वास पटल के दबाव के कारण ही नाक से हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आती है। जैसे उदाहरण के लिए, जब पसलियां थोड़ी उठ जाती हैं तो श्वास पटल नीचे की तरफ दबता है। इस प्रक्रिया के कारण फेफड़े पे दबाव कम हो जाता है, और जब फेफड़े पे दबाव कम होता है तो बाहर की हवा फेफड़े में आ जाती है, और जब पसलियां अपने मूल स्थान पर आ जाती हैं और श्वसन पटल फिर से ऊपर उठ जाता है तो फेफड़े पे दाब बढ़ जाता है। जैसे जब फेफड़े पे दाब बढ़ेगा तो फेफड़े की हवा बाहर निकल जाती है नाक के माध्यम से। जैसे अगर गुब्बारे को अगर दबाया जाए तो गुब्बारा की हवा बाहर की ओर जाती है, और जब गुब्बारे का बाहरी दाब हटा दिया जाए तो गुब्बारे में हवा आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार श्वास पटल का निरंतर ऊपर नीचे होने की हलचल से श्वासोच्छ्वास यानी श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। इसके लिए नाक, ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़े, श्वास पटल जैसे अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इन अंगों को सामूहिक रूप से हम श्वसन संस्थान कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जीवन प्रोसेस यानी श्वसन संस्थान और उनके अंगों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया है। यह एजुकेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, यह अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा आपको लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।